नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, बतानी है कि मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो आप लोग याद रखेंगे, सनिधाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सनिधाता। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में दोस्तों कोषाध्यक्ष को सनिधाता कह करके संबोधित किया जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों में यूरिक एसिड का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, बतानी है कि जीवों में जो यूरिक एसिड होता है इसका निर्माण कहां पर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे एमिनो अम्ल में। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एमिनो अम्ल में यूरिक एसिड का निर्माण होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। जीवों में यूरिक एसिड का निर्माण एमिनो अम्ल में होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी 3 बार धाराओं में विभक्त होकर आगे मिल जाती है तथा शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है? दोस्तों, वो नदी बतानी है कि वो कौन सी नदी है जो 3 धाराओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है और आगे जाकर के शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम ये द्वीपों का निर्माण करती है। तो आप लोग याद रखेंगे वो नदी है कावेरी। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? अब दोस्तों, बतानी है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे लिस्टर ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज लिस्टर के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक। दोस्तों, बतानी है कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक कितने वर्षों पर किया जाता है। प्रत्येक कितने वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रत्येक 5वें वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। प्रत्येक 5वें वर्ष पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। यानी कि दोस्तों, आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों प्रत्येक 5वें वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये सभी पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसडेंस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? दोस्तों, बतानी है कि ट्रांसडेंस नामक जीवनी जो है ये किस व्यक्ति की जीवनी है, किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित ये जीवनी है। तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम के दोस्तों व्यक्तित्व पर लिखी गई ये जीवनी है जिसका नाम है ट्रांसडेंस। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? दोस्तों, बतानी है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव जब होता है तो उससे संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो आप लोग याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों ये अधिकार है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो आप लोग याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास है। यही दोस्तों निर्णय लेता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये 4 धाम है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ ये 4 धाम यानी कि पवित्र स्थान बतानी है कि किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे
उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों धाम दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। दोस्तों बतानी है कि वो कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात डेड सेल्स से बना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है ये मृत कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ये दोस्तों पौधों को क्या करता है, कठोर बनाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों को कठोर बनाता है। दोस्तों नारियल के छिलके में इसी ऊतक से बना होता है। जो नारियल का छिलका है दोस्तों ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से ही बना होता है। आप लोग ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और ये ऊतक जो है दोस्तों ये मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बनने वाला ऊतक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि पौधों में जो जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अकबर किस शासक को कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किस शासक को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक को, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि कांगड़ा घाटी किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे कांगड़ा घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों बताने हैं कि किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे, यानी कि गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तमिलनाडु राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेरिएट्रिक सर्जरी किस अंग से संबंधित है। दोस्तों बतानी है कि बेरिएट्रिक सर्जरी किस अंग से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे पेट से, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बेरिएट्रिक सर्जरी पेट में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्न में से किसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का जो इस्तेमाल है ये किसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे जीवाश्म के, यानी कि फॉसिल्स के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीवाश्म के उम्र का अनुमान लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव है। दोस्तों बतानी है कि रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज में दोस्तों प्रशीतक के रूप में कौन सा द्रव इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा द्रव काम में आता है।
आप लोग याद रखेंगे द्रव्य दोस्तों अमोनिया, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों द्रव्य अमोनिया जो है ये रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O जिसे ड्यूटोरियम ऑक्साइड कहा जाता है, बतानी है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे मंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल अर्थात D2O का प्रयोग आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व इनमें से कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे ट्राइटियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ट्राइटियम जो है सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कहां पर जारी हुआ था? दोस्तों बतानी है कि भारत का पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कहां पर जारी किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे लाहौर में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कहां पर जारी हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे लाहौर में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? अब दोस्तों बतानी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जो दोस्तों हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है कौन सा? तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है। आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग का राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी था? दोस्तों बतानी है कि जो कलिंग के राजा थे खारवेल ये किस धर्म को मानने वाले थे? तो आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कलिंग का राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन नामक प्रोटीन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन डी को, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? यानी कि दोस्तों बतानी है कि 14 वर्ष के बच्चों के लिए वृद्धि के लिए दोस्तों डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होगा? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे 14 वर्ष की आयु के लिए, 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए दोस्तों वृद्धि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक प्रोटीन होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी कि क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा होगा? तो आप लोग याद रखेंगे हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे हीमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त में पाया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो क्लास। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।